इस और 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर आप जानते हैं कि 225 हमारा क्या है, भाज्य है। 135 क्या है, भाजक है। आप जानते हैं कि 225 में 135 का जब हम भाग देंगे तो भागफल कुछ प्राप्त होगा। तो भागफल क्या प्राप्त होगा, इसे आप अलग से देख लें। एक बार भाग जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 5 से 5 घट गया 0, ये 12 हो जाएगा, 12 से 3 घट गया 9, तो कुल मिलाकर के 90 शेष आएगा, 90। और भागफल कितना आया, 1, शेषफल कितना आएगा, 90। अब आप ये बताइए, जो हमारी प्रमेयिका है, जब हमने प्रमेयिका का उपयोग किया और एल्गोरिथम प्रक्रिया अपनानी है, तो ये ध्यान देना है कि शेषफल 90 आया है, लेकिन यह शेषफल 0 तो नहीं है। तो जब शेषफल 0 नहीं है तो हमें आगे इसे बढ़ाना पड़ेगा। अब इस बार जो हमारा 135 है वो भाज्य कहा जाएगा अगली प्रक्रिया में, अगले चरण में। 135 हमारा क्या है, भाज्य है। इस बार 90 क्या माना जाएगा, भाजक। तो जब 135 में 90 का भाग देंगे तब भी एक ही बार जाएगा, घटाने से 5 प्राप्त हो गया, और ये 13 से 9 घट गए, 4 आएगा। तो शेषफल क्या आएगा, 45। भागफल क्या आया, 1। तो 90 गुणे 1 अर्थात भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कितना आया है, 45। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि शेषफल अब भी 0 नहीं आया। तो जब शेषफल 0 नहीं आया तो आगे का चरण लिखना पड़ेगा। अब आगे का चरण हमारा क्या रहेगा, 90 तो माना जाएगा भाज्य, यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल 45 आ रहा है, अर्थात ये 0 नहीं हो रहा है। तो पुनः 135 और 135 नहीं, 90 और 45 में प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 90 क्या मानेंगे, भाज्य, और 45 क्या मानेंगे, भाजक। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि जब 90 में 45 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 1। शेषफल कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, 2 आएगा। 45 दूनी 90 हुआ ना, तो भागफल 2 आएगा। 45 दूनी 90 आया ना, तो कुल मिलाकर के शेष कितना आ जाएगा, 0। हमने यहाँ देखा कि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, ठीक। अतः भाजक 45 ही मासापा होगा, ठीक। बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पर आपने देखा था कि 90 इज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात शेषफल 0 नहीं आया। तो यहाँ पर भी आप लिख दें कि 90 और 135 अर्थात 135 और 90 में प्रमेयिका प्रयोग करने पर, मतलब मेरा कहने की है कि हर चरण में आपको
इस प्रकार लिखना पड़ेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के जो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इसको आप ध्यान से फिर से पढ़ लें और पिछले वीडियो देख लें, आपको हमारी बात समझ में आ जाएगी। अब इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है, ये तो आपका क्लास वर्क रहा। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देख लें प्रश्नावली में, ये आपके होमवर्क हैं। इन्हें आप अपनी फेयर में होमवर्क डालकर, दिनांक भी डालकर हल करेंगे। इस प्रकार आपका ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 बताना है? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप पढ़ेंगे तो इसे लगाएंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लीजिए। लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ लिखा ना, दर्शाइए कि कोई धनात्मक, तो हम क्या लिखेंगे? मानेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा या हमारी प्रमेयिका थी वो a बराबर b गुणे q थी ना, a बराबर b गुणे q धन r थी, ये थी ना, a बराबर b गुणे q धन r थी ना, इस प्रकार। अब यहाँ पर जो q हमारा है वो भागफल है, b हमारा भाजक है, a भाज्य है, r शेषफल है। यहाँ ये भी आप लिखते थे कि जो हमारा शेषफल है वो 0 से बड़ा है या बराबर है, परंतु b अर्थात भाजक से क्या है, छोटा है। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आप लिखेंगे कि माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। एक ऐसा पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब आप अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में 6q+1, 6q+3, 6q+5 का प्रयोग है। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो b का मान 6 है। ठीक है भैया, b का मान क्या है, 6 है, अर्थात भाजक क्या है, 6 है, और भाज्य क्या है, a है। ठीक है, a यहाँ लिख देते हैं, जहाँ a भाज्य और b भाजक है। अच्छा, लिख देते हैं। अब हम a और b का मान क्या है, 6 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर इस प्रकार लिखते रहेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि जो b हमारा है अर्थात भाजक है वो क्या है, 6 है। तो जो शेषफल आएगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, परंतु भाजक 6 से क्या होगा, छोटा होगा। बोलिए सही बात है कि नहीं? 6 से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात शेषफल, भाई भाजक का मान क्या है, भाजक का मान हमारा 6 है। तो जिस शेषफल आएगा वो 6 से सदैव क्या आएगा, छोटा आएगा। 6 से सदैव छोटा आएगा, 6 के बराबर भी नहीं आएगा, 6 से छोटा आएगा। 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो शेषफल हमारा क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5। बोलिए यही तो आएगा शेषफल, यही
अर्थात शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही प्राप्त होंगी। बात समझ में आ रही ना? अब जब हम प्रमेयिका का उपयोग करेंगे, प्रमेयिका हमारी ये है, जब हम इस प्रमेयिका का उपयोग करेंगे तो जो हमारा ए, जिसको हमने क्या माना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, इसका मान क्या हो सकता है? अर्थात ए बराबर बी का मान 6 है कि नहीं, तो 6 लिखेंगे। भागफल क्यू आपका वही है। शेषफल आर, अर्थात शेषफल क्या है, 0। तो कुल मिलाकर के 6Q आया। अब आप आगे इसी के बढ़ेंगे तो ये भी आएगा, ए बराबर 6Q। इस बार शेषफल क्या लिया जाएगा, 0 तो हम ले चुके हैं, इस बार 1 लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो ए बराबर, ठीक है, 6Q प्लस 2 भी आएगा, या ए बराबर 6Q प्लस 3 भी आएगा, या ए बराबर 6Q प्लस 4 भी आएगा, या ए बराबर 6Q प्लस 5। तो आप देख रहे हो 6Q भी आया और 6Q प्लस 1 भी आया, 6Q प्लस 2 भी आया, 6Q प्लस 3 भी आया, 6Q प्लस 4 भी आया, 6Q प्लस 5 भी आया। तो ए बराबर लिखा गया है ना, तो ए आपका भाज्य है, तो भाज्य आपका ये भी है, 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 भाज्य आपका ये भी है। क्योंकि हमें किसकी बात करना है, विषम पूर्णांक की बात करना है। तो सम विषम संख्या पढ़े कि नहीं, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम है, और जो 2 से नहीं कटती हैं वो क्या है, विषम है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कि क्यू क्या है, भागफल है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि 6Q, कौन कौन, 6Q और 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4, 2 से, किससे, 2 से अर्थात 2 से विभाजित होंगे। बोलिए होंगे कि नहीं होंगे? क्यों भैया, मैं होंगे ना भाई, 2 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब आपने देखा कौन सा नहीं कटेगा, अर्थात जो कट जाएगा वो तो सम हो गए, लेकिन हमें किस पूर्णांक की बात करना है, किन किन पूर्णांकों की बात करना है, विषम पूर्णांकों की बात करना है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या लगा दें 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक, तो कुल मिलाकर आपने देखा कि ये हमें सम प्राप्त हुए, तो ये वाले आपके विषम ही तो होंगे, हमें विषम की ही तो बात करनी थी। इस प्रकार यह प्रश्न पूरा हो गया। बात समझ में आई? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप पढ़ोगे, तो लिखा नहीं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, कौन संख्या, अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या का अर्थ ये हो गया कि आपको मासापा निकालना है। अगर न्यूनतम संख्या लिखी होती तो फिर लासापा निकालना होता। तो ठीक है, अधिकतम संख्या लिखी हुई है
अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए आपको 616 का और 32 का मासापा निकालना पड़ेगा। तो 636 636 नहीं है, क्या है, 616 और 32 में प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब आप बताइए 636 और 32 नहीं 616 और 32 में प्रमेयिका का उपयोग तो आप कर ही लोगे। प्रमेयिका का उपयोग कर लीजिए भैया, मासापा निकाल लीजिए। प्रक्रिया कौन सी अपनाओगे? युगलिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल उसी प्रकार आप इसे कर सकते हैं। बोलिए, कर लेंगे ना? कर लेंगे? तो जब कर लोगे तो ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा, इसको हम छोड़ देते हैं, आप अपने अपने घर में करिए, इसको पूरा कर लीजिए। तो जब आप पूरा करेंगे तो जो मासा पर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? मासापा, वही आपकी स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। मुझे लग रहा है शायद मासापा इसमें 8 आएगा शायद, देख लीजिएगा। अगर 8 आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, बंद करें, शेष अगले दिन।